हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो आज की जो हमारी पहली अपडेट है दोस्तों, वो है जम्मू सेक्टर से। कल शाम पाकिस्तान की तरफ से 5 ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसते हुए देखे गए। ये ड्रोन एक जगह नहीं बल्कि करीब 150 किलोमीटर के इलाके में फैलकर उड़ रहे थे। अब समझने वाली बात यह है कि ये ड्रोन किसी सामान की तस्करी के लिए नहीं आए थे। आमतौर पर ड्रोन से नशा या हथियार गिराए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ड्रोन सिर्फ हवा में मंडराते रहे। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत की सुरक्षा व्यवस्था को परख रहा था। पाकिस्तान यह देखना चाहता था कि भारत कितना जल्दी जवाब देता है, ड्रोन देखते ही क्या कार्रवाई होती है और ड्रोन को रोकने वाला सिस्टम कितना मजबूत है। ड्रोन जानबूझकर शाम के समय भेजे गए, क्योंकि इस समय दिन से रात का बदलाव होता है और सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव रहता है। दुश्मन इसी समय को कमजोरी पकड़ने का मौका मानता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा जा रहा है। पाकिस्तान इसी डर से भारत की तैयारी पहले ही जांच रहा है। इस घटना का एक और पहलू भी है। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद भारत को हमले की धमकी दे चुका है, खास तौर पर गर्मियों से पहले जब बर्फ पिघलती है और घुसपैठ के रास्ते खुल जाते हैं। पाकिस्तान को यह भी डर है कि भारत जवाबी हमला कर सकता है, इसलिए वह तुर्की और चीन से एंटी ड्रोन सिस्टम लेने की तैयारी कर रहा है। यह ड्रोन घुसपैठ एक साधारण घटना नहीं है, यह आने वाले खतरे का संकेत है। भारत को इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। आज के समय में युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि ड्रोन और तकनीक से लड़ा जा रहा है। आज की जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, वो है आज हम अमेरिका और भारत के रिश्तों पर बात करेंगे, क्योंकि हाल के घटनाक्रम साफ संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। यह रिश्ता अब केवल औपचारिक दोस्ती तक सीमित नहीं रही बल्कि रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रहा है। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयानों ने इस बदलाव को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका भारत को केवल एक सहयोगी देश नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार मानता है। सर्जियो गौर ने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो दोस्ती है, यह दिखावटी नहीं है बल्कि आपसी विश्वास पर आधारित वास्तविक दोस्ती है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के फैसले अब व्यक्तिगत भरोसे और रणनीतिक समझ के आधार पर लिया जा रहा है। उन्होंने इस ओर भी संकेत दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी भारत की यात्रा कर सकते हैं। यदि यह यात्रा होती है तो यह केवल औपचारिक दौर नहीं होगी बल्कि इसमें बड़े राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक फैसले लिए जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौते की। काफी समय से यह ट्रेड डील अटकी हुई थी, लेकिन अब इस पर बातचीत तेज हो गई है। अगली अहम बैठक 13 जनवरी को होने वाली है, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजदूत गौर ने स्वीकार किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका बाजार बहुत विशाल है, इसलिए व्यापार समझौता आसान नहीं है। इसके बावजूद दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ व्यापारिक साझेदार के रूप में नहीं देखता। सर्जियो गौर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों में से एक है। रणनीतिक सहयोगी का अर्थ होता है कि रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, वैश्विक राजनीति और भविष्य की योजनाओं में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इस कड़ी में एक और बड़ा कदम सामने आया है कि जिसका नाम है पॉक्स सिलिका पहल। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षित और आधुनिक सिलिकॉन सप्लाई चेन तैयार करना है। इस पहल में महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। अमेरिका ने निर्णय लिया है कि भारत को अगले महीने इस पॉक्स सिलिका पहल में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो जो नंबर 3 अपडेट है वो है आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस खास विमान के बारे में जिसे दुनिया डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। हाल ही में यह विमान 51 साल बाद लॉस एंजेलिस में देखा गया है। इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है, क्या अमेरिका कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। डूम्सडे प्लेन का असली नाम E-4B नाइट वॉच है। यह दुनिया का सबसे महंगा सैन्य विमान माना जाता है। इसे फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है, क्योंकि युद्ध के समय अमेरिका की पूरी सरकार और सेना यहीं से कंट्रोल की जाती है। अगर कीमत की बात करें तो E-4B नाइट वॉच की कीमत लगभग $13 बिलियन है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1 सिर्फ $3 बिलियन का है। यानी डूम्सडे प्लेन एयरफोर्स 1 से कई गुना ज्यादा महंगा है। इस विमान को बनाने की जरूरत साल 1962 में पड़ी। उस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अमेरिका को डर था कि अगर परमाणु हमला हो गया तो सरकार और सेना को
कैसे चलाया जाएगा। इसी खतरे को देखते हुए डूम्सडे प्लान बनाने का फैसला किया गया। यह विमान साल 1974 में बियोंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। कुल 4 ऐसे विमान बनाए गए। बाद में अमेरिका सेना ने इन्हें खास तौर पर परमाणु युद्ध की स्थिति के लिए तैयार किया। डूम्सडे प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया कि यह परमाणु हमले के बाद भी उड़ सकता है। इसी कारण लोग मजाक में कहते हैं कि यह विमान कॉकरोच की तरह है, सब कुछ खत्म हो जाए पर फिर भी यह बच जाएगा। यह विमान लगातार 12 घंटे तक उड़ सकता है। यह हवा में भी ईंधन भरने की क्षमता रखता है। अगर जरूरत पड़े तो यह विमान 7 दिन तक लगातार आसमान में रह सकता है बिना जमीन पर उतरे। यह विमान डिजिटल नहीं है बल्कि इसमें परमाणु एनालॉग सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि परमाणु धमाके से ईएमपी निकलता है जो डिजिटल सिस्टम को खराब कर देता है, लेकिन एनालॉग सिस्टम उस प्रभाव से सुरक्षित रहता है। इस विमान को फ्लाइंग पेंटागन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पूरी सरकार चलाने की व्यवस्था है। इसके अंदर किचन है, कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रेस रूम है और 5000 स्क्वायर फीट का बड़ा वार रूम है। इसमें एक साथ 111 लोग रह सकते हैं, जिनमें राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। यह विमान आमतौर पर आम लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन 51 साल बाद जब यह खुले में देखा गया तो लोगों के मन में डर और सवाल पैदा दोनों हो गए, खासतौर पर तब जब वेनेजुला और क्यूबा को लेकर अमेरिकी की गतिविधियां तेज हुई है। हालांकि अमेरिका ने आधारिक तौर पर सफाई दे दी है कि यह विमान सिर्फ रूटीन ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास के लिए उड़ाया गया था। सरकार के अनुसार फिलहाल किसी परमाणु युद्ध की तैयारी नहीं है। निष्क्रिय के रूप में यह कहा जा सकता है कि डूम्सडे प्लान यह दिखता है कि अमेरिकी किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे शांति हो या परमाणु युद्ध जैसी स्थिति। इसी वजह से E-4B नाइट वॉच को दुनिया का सबसे खतरनाक ताकतवर विमान माना जाता है। तो जो हमारा चौथी अपडेट है दोस्तों, वो हाल ही में इसरो के PSLV रॉकेट से जुड़े लगातार 2 मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। इन मिशनों की असफलता के कारण भारत को कुल 16 उपग्रह का नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। पिछले साल इसरो का PSLV C61 मिशन असफल रहा था। अब इसके बाद PSLV C62 मिशन भी अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, यानी लगातार 2 बार वही रॉकेट सिस्टम समस्या का शिकार हुआ। PSLV C62 मिशन में कुल 16 उपग्रह भेजे गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह का नाम अन्वेषा था। अन्वेषा एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जिसे भारत की सुरक्षा और विकास से जुड़े कामों के लिए बनाया गया था। अब अन्वेषा उपग्रह का महत्व समझते हैं। यह उपग्रह भारत की सीमाओं पर नजर रखने में मदद करता, सड़क, पुल, बांध और अन्य बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी करता, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सरकार को सही जानकारी देता। इसके अलावा इसे भारत की विदेशी उपग्रह पर निर्भरता कम हो जाती। आसान शब्दों में कहा जाए तो अन्वेषा उपग्रह भारत की आंखों की तरह काम करता। अब सवाल उठता है कि मिशन फेल क्यों हुआ। इस रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया और सही कक्ष में नहीं पहुंच सका। जो उपग्रह भेजे गए थे वे आकार में छोटे थे। छोटे उपग्रह में खुद को सही रास्ते पर लाने की ताकत बहुत सीमित होती है। इस वजह से वे अपनी गलती सुधार नहीं पाए और सभी उपग्रह बेकार हो गए। अब समझते हैं कि PSLV इतना खास क्यों माना जाता है। PSLV को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ कहा जाता है। यह रॉकेट कम खर्च में ज्यादा सटीकता और साथ में उपग्रह लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। दुनिया के कई देश अपने उपग्रह भारत के PSLV से ही लॉन्च करते हैं, लेकिन लगातार 2 मिशन असफल होने से PSLV की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। इससे पूरे सिस्टम की गहराई से जांच करनी पड़ेगी। जरूरत पड़ी तो रॉकेट के डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है। इस विफलता का आर्थिक असर भी पड़ेगा। विदेशी ग्राहक सोच में पड़ सकते हैं कि बीमा का खर्च बढ़ सकता है और कुछ देश अमेरिका की SpaceX जैसी दूसरे कंपनियों की ओर रुख कर सकते हैं। यह मामला सिर्फ पैसा या तकनीकी का नहीं, यह भारत की राष्ट्र सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत अपने निगरानी और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अहम उपग्रह PSLV के जरिए ही भेजता है। इसलिए यह विफलता रणनीतिक चिंता का विषय भी है। अब इस घटना में हमें क्या सीख मिलती है। अंतरिक्ष तकनीक में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे जैसे मिशन ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं, सावधानी और जांच भी जरूरी होता है। हालांकि एक अच्छी खबर भी है। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 हाल ही में सफल रहा है। इससे यह साफ होता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन PSLV से जुड़ी इन विफलताओं को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है।
तो जो हमारी पांचवी अपडेट और लास्ट अपडेट है दोस्तों, आज हम भारत की सेना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई रणनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी। यह रणनीति खास तौर पर भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बनाई जा रही है। अब आईबीजी क्या है? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना की एक छोटी लेकिन पूरी तरह ताकतवर युद्ध इकाई होती है। इसमें लड़ाई के लिए जरूरी सभी तरह की सेनाएं एक साथ होती है ताकि युद्ध के समय किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। आईबीजी की योजना किसने बनाई? इस रणनीति की नींव भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर ने रखी थी। उनका मानना था कि भविष्य की लड़ाइयां तेज होगी, इसलिए सेना को भी तेज और आधुनिक बनाना जरूरी है। आईबीजी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भारत की पूर्वी सीमा पर कई संवेदनशील इलाके हैं, जैसे चीन के साथ लंबी सीमा, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र। चीन की सेना बहुत तेजी से आधुनिक और फुर्तीली बन चुकी है, इसलिए भारत को भी ऐसा सेना चाहिए जो जल्दी तैयार हो, तुरंत हमला या बचाव कर सके, पहाड़ों में भी आसानी से लड़ सके। आईबीजी की मुख्य विशेषताएं। आईबीजी का मुख्य उद्देश्य चीन और बांग्लादेश से आने वाली किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देना, खासकर पूर्वी सीमा को मजबूत बनाना। नंबर 2, कमान। हर आईबीजी की कमान होगी मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास, इससे फैसले लेने में देरी नहीं होगी। नंबर 3, सैनिक की संख्या। एक आईबीजी में होंगे 5000 से ज्यादा सैनिक, मतलब छोटी यूनिट लेकिन पूरी युद्ध क्षमता। नंबर 4, आत्मनिर्भर यूनिट। आईबीजी में पारंपरिक ब्रिगेड कमांडर सिस्टम नहीं होगा, इससे आदेश सीधे ऊपर से नीचे जाएंगे, समय की बचत होगी, युद्ध के समय भ्रम नहीं होगा। आईबीजी में कौन कौन सी यूनिट होगी? आईबीजी में शामिल होगी पैदल सेना, आर्टिलरी रेजिमेंट, कॉम्बैट इंजीनियर, सीएमई, फील्ड अस्पताल, यानी युद्ध में हर जरूरी चीज आईबीजी के अंदर ही मौजूद होगी। रक्षा और हमला दोनों में सक्षम। आईबीजी को ऐसा तैयार किया गया है कि जरूरत पड़े तो दुश्मन से रक्षा कर सके, आदेश मिले तो सीधा हमला भी कर सके। खास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में आईबीजी गेम चेंजर साबित होगी। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।